ओके जी यार, बिस्मिल्लाह करते हैं आज की क्लास की। ओके अच्छा भाई, अब मल्टीपल केसेस करवाए थे, जल्दी से बताओ। मैंने एक एग्जांपल दी थी आप लोगों को, और वो पहली एग्जांपल क्या थी कि भाई हमने जिस मोहतरमा को टीसीएस के ऑडिट पे भेजा था, उन्होंने एक गलती की थी। किस चीज़ को नहीं समझा था? एनवायरनमेंट को। यानी रिस्क असेस तो करना है, बट हाउ डू यू गाइज असेस रिस्क? बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स। तो उन मोहतरमा ने जो है बेशक एंटिटी को समझ लिया होगा, उसको पता था कि ऑपरेशंस क्या करती है, कोरियर सर्विसेज हैं, पर उन्होंने एनवायरनमेंट से एक चीज़ गायब कर दी। वो क्या था? फ्यूल के प्राइसेस। उनको ये पता होना चाहिए था कि जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो हाइक पे जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं। तो उनके दिमाग में ये पहले से ही होना चाहिए था कि भाई जब मैं ऑडिट करने जा रही हूँ किसी इदारे का, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ सर्विसेज डिक्रीज होने के बजाय, ये आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए, सब कॉन्शियस माइंड में लगा होना चाहिए पहले कि भाई ये रिस्क हो सकता है कि वो एक्सपेंसेस कहीं अंडर स्टेटेड तो नहीं है। बात समझ आ रही है? तो हमने लिखना भी सीखा था। हमने लिखना ऐसे सीखा था कि आपने सिचुएशन उठानी है सवाल में से कि सिंस द कंपनी इज इन्वॉल्व इन कौन सी सर्विसेज? कोरियर सर्विसेज, एंड प्राइसेस ऑफ फ्यूल हैव गॉन अपवर्ड, सो देयर इज अ रिस्क। किस चीज का रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। क्योंकि ऐसी बात है, आपने ये देखना है कि अगर माहौल में कुछ चल रहा है तो उसका इस कंपनी के किस लाइन आइटम पे इंपैक्ट है, चाहे वो ओवर स्टेटमेंट का हो या फिर। मैंने आपको मल्टीपल चीजें सिखाई, एक एक करके एग्जांपल को रिकॉल करते हैं। मैंने कहा मैं बैंक्स के ऑडिट करता हूं, बैंक्स की पता नहीं 15 1600 ब्रांचेस होती हैं, पता नहीं कहां कहां लोन दिए हुए होते हैं। अब हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हर चीज 100% चेक कर सके, क्योंकि हमारी एक टाइम लिमिटेशन है। इसलिए हम जो अश्योरेंस भी देते हैं वो रीजनेबल देते हैं, एब्सोल्यूट नहीं देते। तो हमने कहा भाई अगर फिर सही ऑडिट करना है तो उसका तरीका कार ये है कि आपने रिस्क असेस सही करना है कि मसला कहां पे हो सकता है। मसला कहां पे हो सकता है ये आपको पता लगता है जब आप इदारे को समझते हैं और इन्वायरमेंट को। मैंने आपको बताया था कि भाई हमने देखा था कि फ्लड्स आए थे, तो मुझे एक बात तो दिमाग में आ गई थी कि जिस एरिया में फ्लड आए और अगर उस लोकेलिटी में आपने लोन दिए, क्योंकि आजकल ना जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आपके कंप्यूटर के अंदर, आपकी रिपोर्ट्स के अंदर सब फीड इन हुआ होता है कि किस बंदे की रिहाइश कहाँ पे, उसकी ऑक्यूपेशन कहाँ है और वो कहाँ पे रिजाइड करता है। तो अगर मैं अपने बैंक वाले को बोलूँ कि भाईजान मुझे आप डेटा निकाल के दे जिसके अंदर ये भी आ रहा हो कि उसकी ऑक्यूपेशन का वो कहाँ पे रिजाइड करता है, तो क्या मैं उस पर फिल्टर लगा के सारे ऐसे लोन अलग कर सकता हूँ जहाँ पे फ्लड आए हों? तो मेरा तो स्पेसिफिक रिस्क ही वहां है। अच्छा, क्या बाकी चीजों पे रिस्क नहीं है? वो अपनी जगह है, बट यहां पे जो रिस्क है वो बड़ा स्पेसिफिक रिस्क है, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे ये मसला हो सकता है। और जो मैं कह रहा हूं कि यहां पे ये मसला हो सकता है, वो मसला है क्या? बैड डेट्स का। पर हम ऑडिट की जबान में कहेंगे ओवर स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस और अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। तो क्या आपका ये शक ऐसे ही आया था या किसी वजह से? अच्छा, वो वजह था एनवायरनमेंट में छुपा हुआ एक रिस्क फैक्टर। एनवायरनमेंट में छुपा हुआ एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ आपकी इकोनॉमी में, जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में छुपा हुआ जो रिसीवेबल है वो बैड डेट हो सकता है। अच्छा, एक और चीज, अब इसी चीज को ना दूसरे तरीके से बताते हैं, प्लीज सुनना। ओवर स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस कैसे होगा? मानिया पूछ रही है भाई, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस ऐसे होगा ना कि मैं कह रहा हूं कि मुझे 1 बिलियन रुपए लोगों से लेने हैं, पर क्या वो 1 बिलियन वाकई में रिकवरेबल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है उसकी पेइंग कैपेसिटी पे। अगर उसकी पेइंग कैपेसिटी है ही नहीं, तो क्या वो एडवांस ओवर स्टेट हुआ है? यानी उसको 1 बिलियन की जगह लेट से 800 मिलियन पे होना चाहिए, तो उसको 1 बिलियन से 800 मिलियन पे लाने के लिए मुझे क्या बुक करवाना होगा? बैड डेट एक्सपेंस। तो वो अभी ओवर स्टेट हुआ है ना, तो उसको जब सही करवाऊंगा तो वो अपनी औकात पे आ जाएगा। ये क्लियर है? अब बैड डेट एक्सपेंस का बच्चे क्या करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं कि भाई अच्छा हाँ फ्लड होगा तो सवाल में फ्लड ढूंढ रहे तो होगा। भाई दूसरी चीजें भी हो सकती है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको एक खबर मिले कि जलजला आया और आपका जो कस्टमर है उसकी एंटिटी तबाह बर्बाद हो गई। अब बताओ, उससे आपका कोई अच्छा खासा रिसीवेबल है, अब क्या रिस्क है? अब भी वही रिस्क है। तो भाई डिपेंड करता है, आपने सिर्फ अपने दिमाग को एक हद तक महदूद नहीं करना कि भाई सर ने जो बता दिया तो वही आएगा। मैं तो आपका सोचने का सलीका और तरीका डेवलप कर रहा हूं
रट्टा लगवाना हो तो मैंने बुक में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई ये होगा तो ये होगा ये होगा, पर सिचुएशन उससे कहीं दूर है। अब जब तुम प्रैक्टिस सेशंस करोगे ना मेरे साथ, उसके अंदर तुम बोलोगे सर ये तो आपने बुक में करवाया नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ तुम्हें बुक में तो मैंने वो डाल दिया जो आज तक करवाया है, जो प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा वो उसके आगे होगा। जो भी मैं प्रैक्टिकल सिनेरियोज या लाइफ में देखता हूँ वो सवाल डाल देता हूँ और फिर तुमसे पूछता हूँ। यानी तुम्हें सोचने की सलाहियत होनी चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि भाई अर्थक्वेक आया या कोई भी ऐसी नागानी आफत आ गई जिससे वो तबाह बर्बाद हो गया, तो आपको ये पता लगाना कि आपका कस्टमर है लिक्विडेशन में चला गया, तो उसके लिक्विडेशन से जाने में आपको क्या मुसीबत है? अगर आपका रिसीवेबल है तो वो क्या हो जाएगा? बैड डेट हो जाएगा। तो आपका यहां पे रिस्क आ गया ना, रिस्क ऑफ बैड डेट्स, यानी रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। तो ये भी एक फैक्टर था जो मैंने आपको सिखाया। आए एक और चीज सीखते हैं। फिर मैंने कहा चलो भाई ये तो नागानी आफत आ गई ना, ये तो बात समझ आती है कि भाई चलो यार मुश्किलात का सामना चल रहा है। फिर मैंने आपको सिखाया था कि आपके डेटर डेज ऊपर जा रहे थे, तो डेटर डेज ऊपर जाने का मतलब भी यही है कि अनकलेक्टेबिलिटी ऑफ योर रिसीवेबल्स। ऐसा ही है ना। अब तुम में से एक बच्चा उठेगा, मुझे मैसेज करेगा, मुझे पता है ना, आते हैं मुझे हर ऑडिट के बैच में आते हैं, सर कोई ऐसा करते हैं एक ही जगह आ जाए सब, यानी भाई बोले जितने भी रिसीवेबल के पंगे हो सकते हैं ना एक जगह डाल दो। भाई मैं कहता हूं मैं तो आज तक के एक्सपीरियंस पे डालूंगा ना, मुझे कोई नया मार्केट में दिखेगा वो भी बता दूंगा, पर क्या हमें इसको रट्टा लगाना चाहिए? समझ लेना चाहिए ताकि दिमाग खुद चले, अच्छा इससे ये मसला हो सकता है, वो प्रैक्टिस से और इन्हांस होगा। तो मैं तो तुम्हें सिर्फ कहता हूं कि भाई समझने की गेम है, बाकी रीड करने के लिए मैंने डाल दिया था कि तुम्हें एटलीस्ट बेसिक आइडिया हो जाए कि अच्छा ये होता है तो ये होता है, ये होता है तो यहाँ मसला हो सकता है। क्लैरिटी है? चलें जी, ओके। अब एक दो सवालात। सर लोन ज्यादा बुक होने का भी रिस्क हो सकता है ना, कि बैंक जानबूझ के लोन ज्यादा बुक करे? देखो वो तो फ्रॉड रिस्क है ना। देखो इन्होंने सवाल क्या पूछा था, सुनना, कि बैंक जानबूझ के ज्यादा लोन बुक कर दे, फ्लड आया है तो लोगों को लोन दिया होगा। अच्छा यार वैसे तो मतलब बड़ी अच्छी बात है, बैंक इतना दयालु है कि लोन भी उनको दे रहा है जो फ्लड ज्यादा है। भाई अगर मैं बिजनेस करूं ना तो मैं कभी भी फ्लड ज्यादा को लोन, देखो चैरिटी करना अलग बात है, मुझ जैसा गरीब चैरिटी तो नहीं करेगा, वो अलग बात है, बट समझने की बात यह कि अगर मैं बैंक हूं, मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखूं, तो क्या आप जो लोन देंगे क्या वो किसी ऐसे ठुगे हुए बंदे को देंगे जो वैसे ही फाड़ेंगे, या जिसके पास बैकिंग है? अच्छा एग्जाम्पल है, आप गांव देहातों में माइक्रो फाइनेंस, प्लीज सुनिएगा, गांव देहातों में माइक्रो फाइनेंस होते हुए लोन दे रहे हैं। अच्छा लोन देने गए या लोन मांगने आया, वो बोले मेरी फसल है, तुम बोल रहे हो फसल क्या है, बोलो पानी है। क्या हुआ? डूब गई। सही होगी तो पैसे दे दूंगा। भाई क्यों दे दूंगा? आपने लोन देना ही नहीं चाहिए। आप लोन देंगे तो आपको पहले दिन पे पता है वो क्या है, बैड डेट है। तो मैं तो वैसे ही कह रहा हूं वो रिस्क है। तो माने हमें बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना है कि क्या बिजनेस सेंस उसका बनता है या नहीं बनता। अच्छा मैनेजमेंट ने उलट किया हुआ होगा। देखो मैनेजमेंट ये नहीं करेगी कि लोन देगी, हाँ मैनेजमेंट ये कर सकती है कि जो लोन दिए हुए हैं उसका बैड डेट छुपाने के लिए बैड डेट एक्सपेंस बुक, क्योंकि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। पहले तो बात समझ आ रही है, वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस इसलिए दिखाती है क्योंकि उसके बोनसेस वगैरह सब लिंक्ड होते हैं। अगर वो सही होगा तो सीएफओ सही रहेगा, सीएफओ सही होगा तो दोस्त चार्ज गवर्नर उसकी तारीफ करेंगे तो शेयर होल्डर भी खुश रहेगा। पर क्या हमें शेयर होल्डर की खुशी का ख्याल करना है या हक और सच की बात करनी है? हक और सच की बात करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, रिस्क असेस करना है। अगर रिस्क असेस सही हुआ तो आपका ऑडिट भी बिल्कुल सही होगा, बस ये कहने की बात है। अच्छा भाई इसके बाद सर रिस्क फैक्टर और फ्रॉड रिस्क डिफरेंस होते हैं। देखो रिस्क फैक्टर एक ब्रॉडर दुनिया है और उसके अंदर छुपा हुआ होता है एक फ्रॉड रिस्क। क्या मैंने आज तक आपसे फ्रॉड की बात की है? नहीं, क्योंकि उसका चैप्टर भी अलग है, वो आगे आगे एक एक करके हम जाते रहेंगे। क्लैरिटी है? आओ जी एक और एग्जांपल देखते हैं। तो रिकैप था पिछली क्लास का। इधर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये भी एक कहानी है। मैंने इस मोहतरमा को भेजा, मैंने कहा भाई एक काम करो, तुम ना रेवेन्यू को ऑडिट करो, तुमने कॉस्ट ऑफ सर्विसेज पेल दिया था, तुमने अंडरस्टैंडिंग नहीं ली थी, अब आप किसका ऑडिट करें? रेवेन्यू का। तो ये कह रही है कि सर बिल्कुल, अब मैं देखो पप्पू ऑडिट करके दिखाऊंगी आपको ना। ये अंडरस्टैंडिंग लेने गई तो इनको ये पता लगा कि जो एंटिटी है ना वो एक्सपोर्ट करती है। हाँ भाई एंटिटी क्या करती है? अच्छा ये टावल मैन्युफैक्चरर है और ये टावल एक्सपोर्ट करती है डिफरेंट कस्टमर्स को। हमने कहा बिल्कुल यार बेहतरीन। मैंने कहा आपने इसको ऑडिट कैसे किया? ये कहती है सर मैंने इनवॉइसेस पिक की। क्या पिक की इन्होंने? इनवॉइसेस पिक की। इन्होंने बोला कि सर एक कस्टमर है इनका जो कि $1000 पर मंथ पे खरीदता है, ये खुश हैं, ये अपना बिजनेस चला रहे हैं, इन्होंने वो पकड़ा हुआ क्लाइंट अपना।
तो मैंने कहा चला $1000 को अगर 12 मंथ से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया? हमने कहा भाई $12,000 हो गया। बोलिए सर मैंने ऐसे ऑडिट वेरीफाई किया और इन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ था 256 से, कितना आंसर आता है प्लीज बताओ, ऐसे ही समझने के लिए। या सिंपल एक काम करो ताकि इससे कनेक्शन बना दें, तुम खाली 3372000 को डिवाइड करो 12,000 से, रेट कितना आता है? 281। अच्छा इन्होंने कहा सर मैंने देखें क्या किया, 3372000। मैंने कहा सर मैंने ऑडिट पता है कैसे किया, मैं क्लाइंट के पास गई, प्लीज सुनना फोकस के साथ, हम ये कहानी पे कहानियां निकलेंगी यहां से। ये क्लाइंट के पास गई, क्लाइंट को उसने कहा कि भाईजान आपकी एक्सपोर्ट होती है, मैं बिजनेस समझ के आई हूँ। उसने बोला बेहतरीन मोहतरमा आप समझ के आई हैं, क्या क्या बिजनेस होता है? इसने बोला भाई हमने 12 महीने में सेल की है, 1000 की इनवॉइस, कितनी इनवॉइसेस हो गई? 12। मैंने कहा अच्छा भाई ये तो डॉलर में हो गई, आप तो अकाउंटिंग पीकेआर में करेंगे, तो आपने रेवेन्यू कैसे बुक किया? उसने बोला 281 से मल्टीप्लाई करके। 281 से, अच्छा अब बहुत फोकस होकर सुनना, बहुत ही ज्यादा फोकस होकर सुनना। यहां पे एक मसला है, यहां पे एक मसला यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स कैसे, फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स कैसे, पहली बात तो ये है। तो अच्छा इन्होंने तो एक ही रेट यूज किया, कौन सा? 281 का। तो अगर हम बातों बातों में एक चीज सीखें, जब भी फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा, या एक्सपोर्ट कह लो या इंपोर्ट कह लो, तो एक रिस्क हमेशा रहेगा, चाहे वो फ्रॉड का नहीं, एरर हो सकता है ना, गलती हो सकती है, एक रिस्क हमेशा रहेगा, रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या रिस्क रहेगा? रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। अब इसी पे तुम्हें एक असल कहानी और बताता हूं। जिस साल की मैं बात कर रहा हूं ना, जब ये ऑडिट चल रहा था, उस वक्त था कोविड का ईयर, उस वक्त था, तो 3 महीने तो एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो वो बैन थी। तो जब ये रिव्यू करवाने आए ना, मैं वर्चुअल रिव्यू कर रहा था, ऑब्वियसली सामने होता तो फिर सलूक अलग होता, तो वर्चुअल रिव्यू कर रहा था। मैंने बोला मुझे बताओ एक बाजी मेरी बात, आप 12 इनवॉइसेस वेरीफाई करके आई हैं। बोले सर देखिए मेरे पास सबूत है, उसने प्रिंट मेरे को स्क्रीन भी दिखाई। मैंने कहा भाई जब 3 महीने एक्सपोर्ट बंद थी तो मेरे बाप ने एक्सपोर्ट की है, मतलब मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। 3 महीने एक्सपोर्ट बंद थी, फरवरी मार्च अप्रैल 2022 के 23 के एक्सपोर्ट क्या थी? बंद थी। तो यार एक्सपोर्ट बैन होने की वजह से, क्योंकि कोविड था और एक्सपोर्ट बाज औकात इसलिए भी बंद होती है क्योंकि आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं। तो मैंने कहा यार तुमने तो फिर एक भंड मार दी, तुमने फिर एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। उसने बोला सर अब पहले आपने कहा था कि मैं फ्यूल की अंडरस्टैंडिंग लूँ, मैंने फ्यूल देखा तो फ्यूल तो सही था। मैंने कहा भाई इस पर फ्यूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि इसका कोरियर सर्विस नहीं है। तो बोल रही सर कभी आप बोलते फ्यूल देखो, कभी आप बोलते एनवायरनमेंट में ये देखो कि एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई आपको समझ के जाना चाहिए, आपको समझ के जाना चाहिए। जब आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपने ये तो समझ लिया एक्सपोर्ट करता है, पर ये भी तो देख लो ना कि एक्सपोर्ट क्या खुली हुई थी या नहीं थी। इन्होंने फिर एक भंड मारा, एनवायरनमेंट को नहीं समझा, इन्होंने फिर एक एरर किया, एनवायरनमेंट को नहीं समझा। तो मुझे बताओ अगर एक्सपोर्ट बैन थी तो इनके दिमाग में पहले से ही ये प्री कॉन्शियस माइंड में एक चीज होनी चाहिए थी कि रिस्क हो सकता है ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का। तो सर पहले तो कल की क्लास में आप कह रहे थे कि रेवेन्यू ओवर स्टेट हो सकता है जब कंपटीशन हो, तो भाई वो तो सिर्फ एक फैक्टर है ना, क्या ये नहीं हो सकता? अब तुम बताओ, तुम किसी इदारे के ऑडिट पे जा रहे हो, एग्जाम्पल है, और वो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है और तुम्हें मार्केट से पता लगे कि एक्सपोर्ट बैन है, तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए 3 महीने में तो सेल होनी नहीं चाहिए। तो क्या तुम्हारा शक गलत है? भाई सही है ना यार, तुम्हें टारगेटेड पता है कि ये 3 महीने में मसला हो सकता है। अब एक बेवकूफ हो, वो बोले कि भाई आप पूरा साल वेरीफाई करते हैं। भाई मैं इस जगह होता मैं बोलता पहले तो ये 3 महीने दिखा दे, और अगर उसमें सेल नहीं होती तो मेरा रिस्क बिल्कुल सही था। अच्छा वो कहता है कि भाई अगर मैंने फिर भी एक्सपोर्ट किया तो मैं बोलूंगा भाई गवर्नमेंट की परमिशन दिखाओ, बिल ऑफ लेडिंग दिखाओ, शिपमेंट की एक्नॉलेजमेंट दिखाओ, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट दिखाओ कि उसको माल, मुझे पैसे दिखाओ कि तुम्हारे पास रेमिटेंस आ चुकी है। तो भाई ये तरीका है ना, पर पहले ऑडिट करूंगा या रिस्क देखूंगा? तो पहले बताओ ये रिस्क वाली बात समझ आती है कि इसमें 2 मसले थे। एक तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स कैसे है, तो जब भी हम बात करेंगे कि इदारा या तो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है या इंपोर्ट में इन्वॉल्व है, यहां पे हमेशा एक रिस्क रहेगा किस चीज का?
आप बोलेंगे रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज, यदि लिखने का तरीका है रिस्क ऑफ यूजिंग। अच्छा, आप इसकी अंग्रेजी कैसे ड्राफ्ट करेंगे? सिंस द एंटिटी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, साथ साथ बोलेंगे सिंस द एंटिटी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये मतलब वही आएगी कि ये लिखना है या सवाल में होगा? अच्छा, अब एक बच्चा है, मैं ये पिछले बैचेस की बातें बता रहा हूं ना, सवाल दिया उसमें उसने ये रिस्क चिपका दिया, सिंस द एंटिटी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड। भाई एंटिटी एक्सपोर्ट करते ही नहीं तो क्यों लिख रहा है? बोला सर आपने बोला था। अबे भाई मैंने बोला था, वो हालात वाकयात के हिसाब से हर चीज हर एंटिटी पे अप्लाई नहीं होती है। अब फॉर एग्जांपल तुम मैनेजमेंट के पास गए, तुमने बोला भाई मुझे बताओ एक्सचेंज रेट क्या यूज किया है। वो बोलेगा क्या मतलब चरस लगा के आए हो, मैं एक्सचेंज रेट क्यों यूज करूंगा, मैं तो बेचता ही लोकल हूं। नहीं बताओ एक्सचेंज रेट क्या यूज है, रिस्क है इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट का। बोलेगा भाई मेरा बिजनेस ही नहीं है तो क्यों रिस्क है। दोनों में फर्क समझ आता है? तो जैसा इदारा होगा वैसे उसके मसले होंगे, और यहां पे कितने मसले हैं? दो। एक तो रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, दूसरा ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि एक्सपोर्ट्स क्या थी आपकी, बैन थी। ये बात क्लियर है? चलें जी अगले रिस्क पे चलते हैं। सिंस द एंटिटी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। अच्छा, इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट यूज करने से पता है दो मसले होंगे, या तो रेवेन्यू ओवर या अंडर स्टेट होगा, या तो रिसीवेबल ओवर या, मैं ओवर या अंडर क्यों कह रहा हूं, एक क्यों नहीं कह रहा? सर ज्यादा भी हो सकता है, तो आपने ये देख के लिखना है, ऐसा नहीं कि लिख के आ जाओ कि रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। नहीं, यहाँ पे वैल्यूएशन का मसला है, ओवर भी हो सकता है अंडर भी हो सकता है, यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी अगला केस, कंटिन्यूअस डिक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन्स, कंटिन्यूअस डिक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा सुनिएगा जरा, इसको दो तीन चीजों से लिंक करते हैं। मतलब ये तब होता है जब मैं किसी क्लाइंट के ऑडिट पे जाता हूं तो मैं रेशियोज निकाल के चेक कर रहा होता हूं और उसको फिर इंटरप्रेट कर रहा होता हूं कि चल क्या रहा है। आपको पता लगा कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ गए, हमने कहा चले सर मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए। कॉम्पिटिटर आया नहीं, बट उसने एक काम किया, रिड्यूस्ड प्राइस पे सेल करना शुरू कर दिया। अच्छा, रिड्यूस प्राइस का मतलब क्या है कि आप जिस कीमत पे गुड्स बेच रहे हैं वो उससे भी नीचे आके बेच रहा है। तो सिर्फ समझने की बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई में ये हुआ होगा, मैं तो रिस्क की बात कर रहा हूं। गलत लगे तो तुम बहस कर सकते हो। सुनना, मुझे ये लगता है हो सकता है कि इसने ये गुड्स बनाए हों, यानी एंटिटी ए है जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो, इसने ये गुड्स बनाए हो 40 रुपीस पर यूनिट पे, और इसकी सेलिंग प्राइस हो 50 रुपीस पर यूनिट। क्या ये अभी भी मार्जिन में? यस। अच्छा, हो सकता है कि जो इसका कॉम्पिटिटर है वो रुपीस जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो 35 पे बेच रहा हो। आप मुझे बताएं, आप जरा सोच के, अगर मेरे मार्जिन में डिक्लाइन आ रहा है, यानी अब जाहिर सी बात है मैं जानबूझ के मजबूर होऊंगा कि मैं अपनी प्राइसेस को क्या करूं, कम करूं। अच्छा, मैं क्या ऐसे ही कम कर रहा हूं या किसी फैक्टर की वजह से? अच्छा, आप लॉजिकल बात सुने, कॉम्पिटिटर आया, उसने जाहिर सी बात है या तो बल्क प्रोडक्शन की होगी जिससे उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा हुआ होगा। जो आप इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है ना, स्प्रेड हो जाती है तो पर यूनिट की कॉस्ट कम हो जाती है, एलोकेटेड हो जाती है ज़्यादा। अब सुनिएगा, हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही ये कॉस्ट स्प्रेड हुई तो कॉम्पिटिटर आ गया एक फ़ायदे पे। अब आप मजबूरन अपनी प्राइस गिराना शुरू करेंगे। जैसे ही प्राइस गिराना शुरू करेंगे तो आपकी मेकिंग ही 40 की है, तो क्या एक रिस्क हो सकता है कि कुछ गुड्स की प्राइस कॉस्ट से भी नीचे आ जाए, एंड यू माइट एंड अप इन सेलिंग योर इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट। मैं यू माइट क्यों कह रहा हूं? हो सकता है, पर चांसेस तो है ना भाई। खुद देखो यार, वो 35 पे बेच रहा है, कौन बेवकूफ होगा जो 50 पे खरीदेगा? तो क्या ये रिस्क है? अगर मार्जिन डिक्रीज हो, देखो अब ये रिस्क हर जगह नहीं होगा। अगर आपको मार्जिन डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो ये रिस्क होगा कि आपने डेफिनेटली अपनी प्राइसेस को क्या करना है, कम करना है। और प्राइसेस को कम करते 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 ऐसा नहीं हो कि इस एंड पे ले आओ कि वो कॉस्ट से, और अब एक अकलमंद बंदा क्या करेगा, अगर 40 रुपए का माल रख के बैठा हुआ है
एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर 40 रुपए का माल रख के बैठा हुआ है और उसकी इन्वेंट्री जमा हुए जा रही है तो उसकी तो होल्डिंग कॉस्ट ऊपर जा रही है और इन्वेंट्री वैसे ही खराब हो रही है, तो वो क्या करेगा, दैट पर्सन माइट एंड अप इन सेलिंग इन्वेंट्री 35 तक के पैसे तो निकाले, तो क्या रिस्क ऑफ एनआरवी लॉस है? अच्छा, तो अब क्या ये रिस्क ऐसे ही आया या किसी फैक्टर की वजह से? अच्छा, फैक्टर इसमें दो हैं, एक तो कॉम्पिटिटर है, दूसरा वो रिड्यूस प्राइस पे बेचा और मेरे मार्जिन्स भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है, अच्छा मार्जिन्स कम होने का मतलब ये कि तो एक गुड है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो हो सकता है उन प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो जिसकी एनआरवी कम हो और कॉस्ट ज़्यादा हो। तो फिर जब मैं ऑडिट करूंगा तो मैं टारगेटेडली पता है क्या करूंगा, मैं सामने वाले क्लाइंट को बोलूंगा भाईजान एक काम करो, मुझे आप अपनी इन्वेंट्री रिपोर्ट निकाल के दो। क्या निकाल के दो? अच्छा, इन्वेंट्री रिपोर्ट में हर एक गुड्स की प्राइस आ रही होगी, यानी कॉस्टिंग आ रही होगी। अच्छा, मैं पता है क्या करूंगा, मैं जब ऑडिट करता हूँ ना बड़ा, मैं थोड़ा सा एआई का इस्तेमाल भी करता हूँ, कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स का भी यूज़ करता हूँ। मैं सिंपल एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ जो कॉम्पिटिटर और उसके गुड्स कॉमन है उसकी सेलिंग प्राइस लाके इसके सामने लिख देता हूँ और देखता हूँ इसने बाद में कितने का बेचा। अगर इसने बाद में कॉस्ट से कम का बेचा है तो इसका मतलब है ये गुड्स इम्पेयर्ड थे, इसने इन्वेंट्री के इम्पेयरमेंट बुक यानी एनआरवी लॉस नहीं बुक किया हुआ। तो क्या मेरा शक यकीन में बदल गया? पर ये शक हुआ कब? जब मैंने असेस किया। इसको हम कहते हैं असेसिंग रिस्क। क्या कहते हैं? अच्छा, जब मैंने रिस्क असेस किया तो क्या मैंने अंडरस्टैंड किया एंटिटी को और उसके इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट में कंपटीशन, कंपटीशन में प्राइसेस कम, और मैंने अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी देखा कि मेरे मार्जिन्स क्या हो रहे हैं। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? कंपटीशन has arrived in the market and the competitor has started selling its product at a price lower than the company। तो यार ये लिखने में मुसीबत होनी नहीं चाहिए, सवाल से उठा के लिखो। मैं तुम्हें कह रहा हूं ये फ्री के नंबर हैं, सिर्फ इसमें दिमाग है। तुम्हें मैंने दिखाया था ना वो थ्योरी क्या लिखी हुई थी, आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स, फिर वो नीचे लिखता है एंटिटी में क्या क्या देखोगे, उसमें क्या क्या देखोगे, सही है जी, ये सारी चीज़ें। अच्छा सर, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई तो फिर रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री भी हो सकता है ना, इम्पेयरमेंट भी हो सकता है ना मशीन के लिए। वो आगे आते हैं, अभी उस पर आगे आते हैं उस पर। अच्छा, वापस से रिपीट कर देते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ जल्दी से, सारे बच्चे सुकून से। मेरी इन्वेंट्री है, मैं बेचे जा रहा हूँ। चलो सबसे पहले तुमने कहा कि भाई पहले मेरा मार्जिन कितना था, अब कितना है? 20%। अच्छा, मैंने वजह ढूंढने की सोची, मैंने देखा मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए और वो कॉम्पिटिटर यही गुड्स इससे सस्ते बेच रहे हैं, यही गुड्स इससे। यार तुम सिंपल एक काम देखो ना, सबसे मजे की बात क्या है? सबसे मजे की बात यह है कि तुम अगर नोकिया की हिस्ट्री उठा के देखो और सैमसंग देखो, कैसे सरपास किया उसने। सरपास ऐसे किया कि उसने मार्केट में आते ही एक तो फीचर अच्छे दिए जिसको नोकिया ने अडॉप्ट नहीं किया, वो अपनी उस पर लगा रहा कि भाई मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा। इसके अलावा सैमसंग ने जो प्राइसेस रेंज ऑफर की वो बड़ी कम थी, बहुत कम थी सैमसंग के मोबाइलों की। तो ये क्या हुआ, यहां पे उसको एज जाना शुरू हुआ, वो ढीठ अपना लगा था। पर जो नोकिया का ऑडिटर होगा उसको क्या रिस्क होगा कि भाई अगर ऐसे ही फीचर की चीज या इससे अच्छी फीचर की चीज मार्केट में सस्ती मिल रही है तो इसका मोबाइल कोई भी नहीं खरीदेगा। तो वो जब नोकिया का उस जमाने में ऑडिट हो रहा होगा तो वहां के ऑडिटर ने एक रिस्क निकाला होगा, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ। एंड व्हाई वी आर सेइंग द रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस, क्या हम नजूमी है या किसी फैक्टर से पता लगा? फैक्टर से पता लगा। और वो फैक्टर क्या है? कॉम्पिटिटर का आना या उसकी कम प्राइसेस पे बेचना, कम प्राइसेस पे बेचना, और दूसरा मेरे मार्जिन का कम होना। जाहिर सी बात है कोई तो चीज है ना जो मुझे पुश कर रही है कि मैं अपनी प्राइसेस क्या करूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई में ऐसा हुआ होगा कि एनआरवी लॉस बुक कराना ही कराना है, पर यहां पे एक रिस्क अराइज हो रहा है कि हो सकता है कि कुछ गुड्स ऐसे हों जिस पे एनआरवी लॉस बनता हो। अब एनआरवी लॉस की एक दो एग्जांपल और देता हूं। आप इन्वेंट्री काउंट करने गए, सुनिएगा, आप इन्वेंट्री काउंट करने गए, आपको कुछ गुड्स खस्ता हालत में दिखे, आप वेयर हाउस गए तो आपको कुछ गुड्स या कुछ इन्वेंट्री खराब हालत में दिखी, खराब हालत में। अच्छा, आप वापस आए, आपने अपने मैनेजर को बताया यार मैं जब इन्वेंट्री काउंट कर रहा था ना तो वहां पे कुछ गुड्स ऐसे थे जो कि खराब हालत में थे। तो मैनेजर आपसे पूछे तो तुम्हें क्या लगता है क्या मसला हो सकता है?
उस पे एप्रोप्रिएट एनआरवी लॉस नहीं बुक हुआ होगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है बुक हुआ भी हो? बिल्कुल हो सकता है, पर तुम तो इन्वेंट्री देख के ये तो नहीं देख सकते ना कि एफएस में क्या हुआ हुआ है। तो फिजिकली उसको देखना अलग बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी अकाउंटिंग होना अलग बात है। तो आप जल्दी से मुझे बताओ फोकस के साथ, जब ये हालात वाकयात होंगे कि आपको एक ऑब्सोलीट इन्वेंट्री या फिर तबाह बर्बाद इन्वेंट्री दिखी जो कि खराब हालत में है, क्या वो भी एक रिस्क की अंदेशा है कि आपकी इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और उसी के अगेंस्ट में एनआरवी लॉस? अच्छा, एनआरवी लॉस अंडर स्टेटमेंट का मतलब ये कि आपने वो लॉस सही तरीके से बुक नहीं किया। तो ये भी चीजें हैं जिससे आपको पता लगता है कि आपकी इन्वेंट्री खराब है तो उस पर एनआरवी लॉस बुक। देखो, जो भी इर्द गिर्द हो रहा है उसका कोई ना कोई इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी लाइन आइटम पे है तो आप बताएंगे, और वो सारे फैक्टर्स हैं जो आप देख के बताते हैं। यहां तक क्लैरिटी है? अब 2-3 सवालात फिर आपसे भी सवालात लेते हैं। अच्छा जी, हमने कहा यहां पे क्या लिखा हुआ भाई, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई तो फिर ये मैंने बता दिया। अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस समझा दें भाई मोहम्मद तला। अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस का मतलब अब क्लियर है, मैंने तीसरी बार रिपीट किया। अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस का मतलब यह कि एनआरवी लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट की एंट्री नहीं बनी, क्योंकि वो कह रहा है मेरी इन्वेंट्री सही है। अच्छा भाई, मानिया कह रही है सर कॉम्पिटिटर भी आया है लेकिन इसके बावजूद भी 2022 में कंपनी की सेल्स क्यों बढ़ गई हैं? अच्छा, ये कह रही है कि भाई कॉम्पिटिटर आया है और कंपनी की सेल्स क्यों बढ़ गई है? इसका मैं बिजनेस रीजन भी दे सकता हूं आपको। आपने प्राइसेस कम किए हैं, वॉल्यूम बढ़ गया होगा, एक बात है कहने की। और या तो फिर आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि सिंस कॉम्पिटिटर आया तो सेल क्यों बढ़ रही है, वो रिस्क भी डाल सकते हैं, ताकि फिर ये तो वजह मैंने बताई ना, मैं तो मैनेजमेंट का बन गया। मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल आप तसव्वुर करें आप ऑडिट करने आओ, मैं मैनेजमेंट की साइड पे हूं, मैं तो यूं बेवकूफ़ बना के भेजूंगा तुम लोगों को। सीधी सी बात है, जब तक तुम उस एक्सपीरियंस पे आओ कि भाई तुम रिस्क डिटेक्ट कर पाओ। वापस सुनिएगा भाई, अगर आप अच्छे ऑडिटर हैं तो आपने देखा कंपटीशन आ गया और रेवेन्यू फिर भी ऊपर जा रहा है, क्या ये दोनों बातें आपस में मैच करती हैं या कॉन्ट्रडिक्टिंग है? अच्छा, तो आप बोलेंगे देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, वो अपना है। अच्छा, फिर आप क्लाइंट से जाके पूछते हो भाईजान ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जो उसने बोला भाई प्राइसेस कम हुई हैं, क्वांटिटी पहले इतनी बिकी थी अब, तो क्या आपको तसल्ली हो गई? यस। पर क्या आपका रिस्क गलत था? नहीं। अब मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, भाईजान मार्जिन क्यों गिर रहे हैं? भाईजान उसने बोला प्राइसेस गिरा दी हैं, अब तुम्हें रिस्क आया किसका? इन्वेंट्री का। मैं कहा सही है भाई, इसके अंदर कुछ गुड्स ऐसे भी तो होंगे जो बिल्कुल फारिग होंगे। अब आप इन्वेंट्री रिपोर्ट निकालेंगे उसमें से पुराने। अच्छा, एक और चीज़ सिखाता हूँ, मतलब ऑडिट करना तो अभी नहीं सिखा रहा, पर उसकी हल्की हल्की बातें। आप जब इन्वेंट्री रिपोर्ट मांगते हैं ना, उसमें होती है एजिंग। क्या होती है? अच्छा, आप सुकून से समझते हैं, कहानी है। एजिंग का मतलब होता है कौन सी इन्वेंट्री किस तारीख को खरीदी गई थी। तो अगर आपको कोई 2-2 साल पुरानी इन्वेंट्री दिख रही है, अगर कोई 2-2 साल पुरानी आपको इन्वेंट्री दिख रही है, तो इसका मतलब यह है कि जब वो 2 सालों में नहीं बिकी तो आगे भी नहीं बिकेगी। तो ये जो आपका शक था वो किस में बदल जाएगा? यकीन में। तो अगेन आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कैसे? जब आप असेस करेंगे, रिस्क को देखेंगे। तो पहले बताओ, रेवेन्यू और मार्जिन दोनों का फर्क समझ आता है कि कॉस्ट पार्ट अलग है, रेवेन्यू का पार्ट अलग है। तो हमने कहा कि सिर्फ ये देख के आपको समझ आ सकता है कि यहां पे इशू या मसला हो सकता है। क्लैरिटी है? चलें जी, अब ऑनलाइन वालों एक बार फिर बता दो, क्या आप लोगों को यह बात क्लियर है कि एनआरवी लॉस का मतलब क्या है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी क्या है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री क्या है? जल्दी से बताओ सारे बच्चे भाई। सर रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस नहीं लिख सकते, दैट इज विद दी पीपी, वो भी सिखाता हूं। सर बस जरूरी तो नहीं है ना कि हो सकता है ना किसी ने शॉर्ट क्या लिखा हुआ है भर के रखा हो और जैसे आगे रेट बदलें तो बेच देंगे। देखो एक बात सुनो, अगर तुम ये कह रहे हो ना कि इन्वेंट्री पाइलअप की हुई हो तो वो एजिंग से सामने आ जाएगा, बात समझें। और इन्वेंट्री पाइलअप करना और मार्जिन दो अलग अलग बातें हैं। मार्जिन कब आता है? जब वो पीएनएल में चार्ज हो। आप इन्वेंट्री ना 2 बिलियन के रख लें अपने पास, उससे आपका जो इन्वेंट्री डेज का रेशियो है ना वो खराब होता है। पीएनएल का मार्जिन खराब नहीं होता। मार्जिन पता है कब खराब होता है? जब आपकी प्राइसेस नीचे हैं। बात समझ आ रही है? यानी मैं कहने का मतलब यह है मेरे बच्चों की सुनना, आप मतलब 10 मिलियन यूनिट्स बेच दें पर आपका पर यूनिट का मार्जिन क्या होता है? सेम होता है।
तो आप यूनिट्स को अलग रखें ना। मैं कह रहा हूं आप जितनी भी इन्वेंट्री पाइल अप करते रहें, अगर आपने अपनी प्राइस कम की तो आपका मार्जिन हिल जाएगा। यानी यहां पे करके भी दिखाता हूं, खाली मुझे एक बात बताना है। यहां पे मैंने कहा आपने 2023 के अंदर सेल्स की, और सेल्स के लिए सुनिएगा आपने यहां पे 1 मिलियन यूनिट्स बेचे, या 1 लाख कर लेते हैं, चलो मैंने तुम्हारा जीरो ज्यादा आ जाएंगे। कितना आता है जल्दी बताओ, जल्दी बताइए प्लीज। 50,000, 5 मिलियन। ओके जी भाई, 5 मिलियन आ गया। अब प्लीज सुनिएगा, सीओजीएस हमने कहा भाई सीओजीएस आपकी आ रही है कोई कितने की, 3 मिलियन। तो ये अमाउंट बताते हैं कितनी आती है, 2 मिलियन। सही है भाई, ये आ गया अमाउंट। अच्छा अब जरा एक काम करें, इसको इससे डिवाइड करें, 40%। ये आपका आ गया मार्जिन, ये आपका आ गया मार्जिन। आओ अगले साल, हमने कहा 2024 में मैंने अपनी जो प्राइस है वो 40 की, और मैंने जो यूनिट्स बेचे हैं वो मैंने बेच दिए 2.5 लाख। हाँ भाई, ज़्यादा होगी सेल्स, प्लीज़ बताएं कितना आता है, 10 मिलियन। हाँ भाई, जैसे मानिया कह रही थी ना, सेल तो ज़्यादा हो रही है भाई, हो गई ना, प्राइस गिराया ना मैंने, सेल ज़्यादा हो गई। इसको देख के अंदाजा। अच्छा कुछ बच्चे होते हैं पेपर में लिख के आते हैं सेल्स बढ़ गई है तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क है। भाई क्यों है, जेन्युइन इंक्रीज हो सकती है सेल। ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क तब होगा जब कोई हालात वाकयात बता रहे होंगे जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। अगर सेल बढ़ रही है तो क्या कोई मसला है, नहीं, कोई मसला नहीं है जी। नहीं, पर हम अगर चलें ये कह रही हैं कि भाई क्वालिटी लो, अब कहने का मतलब ये है कि क्या मैं यहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्टर हूँ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंस्पेक्टर हूँ। आई एम लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी में तब देखूंगा जब मैं इन्वेंट्री में काउंट कर रहा हूँ। आपने बोला भाई ये खोल के देखा डब्बा, इसमें कितने यूनिट्स हैं, जब खोला तो अजीब सी हालत में गुड्स पड़े हुए हैं, तो वो खराब हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। उसका रिस्क आता है एफएस के ऊपर। यानी आपने हर वो चीज को ढूंढना है, खोजना है जिसका इंपैक्ट कहां पर हो, एफएस के ऊपर, ये हमें देखना है। अच्छा भाई अब आ जाए सीओजीएस पे। हमने कहा भाई ये आपने सेम रखा, ये कितना आता है बच्चों, कितना, 7.5। अच्छा भाई अब बताइए कितना आ गया, 2.5। सर ये तो देखें प्रॉफिट तो बढ़ गया ना भाई, आपको तो कोई रिस्क ही नजर नहीं आ रहा, मार्जिन निकालें। हाँ भाई क्या मुसीबत है, मार्जिन कम हो गया। भाई मार्जिन कैसे कम हो गया, सेल भी ज्यादा हो रही है, प्राइस गिरा दी ना। पहले बताओ कॉन्सेप्चुअली समझ आता है, हालांकि ये तुम लोगों को FAR 1 में सीखी हुई बातें हैं, पर यहां पे अप्लाई करने में क्यों मौत आ रही है। क्लियर है, वापस से यूनिट्स जितने भी बेचो, क्या कोई मसला है, नहीं। अब बात समझिएगा, यूनिट जितने भी बेचे वो अलग बात है, आपने मार्जिन निकाल के देखना है। मार्जिन के कम होने का एक अंदेशा ये है कि आप अपनी सेलिंग प्राइसेस कम कर रहे हैं, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गो बियॉन्ड योर कॉस्ट। मैं कह रहा हूं हुआ होगा या हो सकता है, हो सकता है, ये सिखाना चाह रहा था। ये आपका रिस्क है, ये आपको ट्रिगर करेगा कि कहां मसला हो सकता है, तो आप चेक करोगे टारगेटेड जाके। अच्छा अगर एक एंटिटी है जिसके मार्जिन सेम है तो वहां पे ये रिस्क होगा, नहीं, ये रिस्क नहीं होगा। तो जैसा मसला होगा वैसे एफएस के इंपैक्ट्स होंगे। अब क्लैरिटी है, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ अब क्लैरिटी है इस रिस्क की। हाँ जी, चला क्या है सर, बुक आ जाएगी भाई, इसी वीक आ जाएगी इंशाल्लाह, वो तो बता दिया ना, पहला चैप्टर भी दे दूंगा आज मैं। चलें, इसके बाद एक और फिर एक पास पेपर है मजे का। अब तक के रिस्क याद है? अच्छा भाई सुदेश का एक सवाल आया, वापस आते हैं इस पे। सुदेश कह रहे हैं सर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिन को क्यों देख रहे हैं? भाई प्रॉफिट तो इंक्रीज हो सकता है ना। अच्छा प्रॉफिट यहां पे क्यों इंक्रीज हो रहा है? सेल नहीं, आपने ज्यादा बेचा है, वॉल्यूम की वजह से हुआ है। तो आपने वॉल्यूम की वजह से प्रॉफिट होना ज्यादा कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि आपका अगर मार्जिन गिर रहा है, दैट मीन्स कि यू हैव स्टार्टेड सेलिंग योर प्रोडक्ट एट अ प्राइस लोअर देन बिफोर।
सो फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्वेंट्री ऐसी हो, मैं क्या कह रहा हूं, कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्वेंट्री ऐसी हो जो कि कॉस्ट से नीचे पड़ी हुई हो, मुझे उसको ढूंढना है। तो ये अलामत है इस बात की कि ऐसा हो सकता है। आप देखें ना, पहले आपकी 30 रुपए की कॉस्ट है, आप किस पे आ चुके हैं, 40 पे। पर ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल आसान रखने के लिए एक ही प्रोडक्ट की प्राइस सेम रखी है। अब कुछ 35 के होंगे, कुछ 32 के होंगे, कुछ 36 के होंगे, उसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा है जो कि 30 से कम पे। वो मुझे रिस्क ऐसे आया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वैसे ऑडिट नहीं करूंगा, वैसे तो ऑडिट करूंगा, पर ये शक दिला रहा है मुझे कि ऐसा हो सकता है। तो वो हो सकता है को डॉक्यूमेंट करवा रहा हूं। क्लैरिटी है? अच्छा जी, ये कह रहे हैं गॉट इट। मार्जिन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेलिंग प्राइस। नो, मार्जिन इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉस्ट एज वेल। ऐसा है? अच्छा, ऐसा है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ऊपर चली जाए, सेलिंग प्राइस अपनी जगह रह जाए, फिर भी एनआरवी का लॉस है। तो मैं कह रहा हूं जानिए, दोनों चीजें यहां से कवर होती हैं। अगेन, किसी भी सवाल में अगर तुम्हें मार्जिन डिक्लाइन होते हुए देखें तो क्या एनआरवी लॉस का रिस्क है, और उस पर अंग्रेजी लिखनी होगी, देयर इज अ रिस्क दैट योर सेलिंग प्राइस माइट गो बियॉन्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। An appropriate NRV loss might not have been recorded against the inventory. Clarity है? चलें जी। सर, जब कंपटीशन भी ज्यादा है, then why sales is increasing? जानी, मैं 5वीं बार तो बता रहा हूं, कंपटीशन ज्यादा है तो मेरे यूनिट्स ज्यादा बिके हैं, रीजन बीइंग कि मैंने अपनी प्राइसेस को कम किया है। सब जाने तो यार, अभी इसको देख लेते ना। सीए की मार्केट में कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल है। लाहौर को उठा लो, कराची को उठा लो, हमने क्या किया, हमने बोला आओ 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में, 10,000 में बेचना शुरू कर दिया। तो अब ये बिजनेस है। अब मुझे तुम एक बात बताओ, तुम क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स देख लो, ऑब्वियसली ज्यादा है। अच्छा, दैट डजंट मीन कि वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर क्वालिटी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस अभी भी उतनी है कि हमारी कॉस्ट यहां पर है। सही है ना? यहां पे कुछ भी इम्पेयर्ड, क्योंकि हम इन्वेंट्री नहीं रखते, हम बंदे रखते हैं। सही है ना? तो तुम्हें इम्पेयर्ड तो लगता नहीं हूं मैं। सही है? तो सुनो फोकस के साथ, कहने का मकसद ये है कि यार बिजनेस को तो समझो। बिजनेस क्या है कि वे वांट टू अट्रैक्ट द मार्केट, आई विल रिड्यूस द प्राइस। आ जाओ। अब एक जाहिर सी बात है, जो बच्चा है, प्लीज सुनिएगा, अब जो बच्चा है वो बोल रहा है यार मुझे यहाँ पे 2,000 रुपये फायदा है, मैं यहीं आ जाता हूँ। फिर वो दोस्त को बोलेगा 2,000 रुपये फायदा, आ जाओ। वो उसको बोलेगा 2,000 रुपये फायदा, भाई ये तो 15,000 में दे, जाने दे, यहाँ पे पढ़ाते भी अच्छे हैं और पैसे भी कम। तो मुझे बताओ, क्या मार्केट का शेयर आ गया? अच्छा, अब हमारा फंडा अलग है। हम कहते हैं कि आज कम में पढ़ा दो, ये 10 लोगों को बताएंगे, वो मार्केटिंग कॉस्ट में कवर हो जाएगा। सोच है, डेवलपमेंट है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे नहीं ये बातें जाके बताओ बाहर के, हाँ भाई ये है, हाँ ये तो सुनो। अब कहने का मतलब ये है कि अब भाई अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, ये बात समझ आ रही है कि ये मुसीबत सेल इंक्रीज क्यों हो रही है, कंपटीशन की वजह से भी। तो अभी भी तुम्हें लाइव एग्जांपल दी ना, कंपटीशन तो अभी भी है, पर अगेन वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एट अ रिड्यूस प्राइस, एंड वी आर प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी एट अ रिड्यूस प्राइस, योर शेयर विल बी इंक्रीज। अब ये बिजनेस सेंस है। पर अगर कल को कोई हमारा ऑडिट करने आएगा, ऑडिटर प्लीज सुनना, कल को कोई हमारा ऑडिट करने आएगा ऑडिटर, तो क्या उसको ये रिस्क होगा, इवन दो द कंपटीशन हैज इंक्रीज, व्हाई रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, पर वो उसका शक गलत है, उसका शक बिल्कुल सही है। पर वो जब ऑडिट करेगा, हमसे पूछेगा, डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, तो उसका रिस्क अपनी जगह पे आ जाएगा। पहले बताओ, बात क्लियर है? पक्की बात है। एक और चीज सोच के बताओ, हमारे मार्जिन जो हैं वो बेशक गिरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे मार्जिन बेशक, पर यहां पे वो मार्जिन पे इन्वेंट्री का रिस्क है ही नहीं, क्योंकि यहां पे कोई इन्वेंट्री है ही नहीं। तो जैसा इदारा है वैसे उसके रिस्क हैं। ये मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहा हूं। पहले बताओ, अब दिमाग में फिक्स हुई बात? पक्की बात है, तुम्हें रियल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ता है। भाईजान क्लियर है? अब बता दो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, सबको ये बताओ कि अब कोई ये तो नहीं बोलेगा कि ये इन्वेंट्री मुसीबत क्यों ऊपर ज्यादा है रेवेन्यू, इवन दो कंपटीशन है। हो सकता है तुमने मुझे बना दिया ऑडिटर से मैनेजमेंट, अब वापस हम किस में आ जाते हैं? ऑडिटर पे। क्लियर है? ओके सर, चलो भाई ये वाली मसले हल हो गए। आगे, अच्छा, आप किसी भी कंपनी में सिर्फ रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ देखो, बाकी चुप है सब, तो क्या रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है? नहीं है यार, यही तो सिखा रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं बाकी सब चुप हैं, कुछ भी नहीं है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, हो सकता है, कोई मसले वाली बात। हाँ, अगर कंपटीशन है फिर भी रेवेन्यू आसमानों को जा रहा है, तो अनलेस के मैनेजमेंट हैज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन कि ये रेवेन्यू इस वजह से इंक्रीज हुआ है,
क्लैरिटी है, पक्की बात है भाईजान, अल्लाह की कसम क्लियर है? ओके जी ओके। अब आ जाओ हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में। ये वो सारी चीजें जो एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूं, जो सवालात में छुपी हुई होंगी, तुम पिक करोगे और पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट। मैंने कहा हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में क्या ये फार्मा सेक्टर ऑपरेट करता है? क्यों हाईली रेगुलेटेड क्यों है? ड्रग्स बनाते हैं तो इसके ऊपर ड्रग एक्ट है, पता नहीं कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं। मैं तो एक ही बार खैर ऑडिट किया इसका फार्मा का, तो ड्रग एक्ट है, पता नहीं कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं। इसमें ये भी बताया गया होता है इस नेचर की दवाई होगी तो इतने टेम्परेचर में रखनी है, इस नेचर की दवाई होगी तो इस टाइम में रखनी है, एक्सपायरी के इतने करीब होगी तो मार्केट से आपने उठा लेनी है। ये सारे कायदे कवानीन है, ये सारे कायदे कवानीन है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आम आवाम के ऊपर ज़्यादा है, तो इस पर रेगुलेशंस क्या होंगे? स्ट्रिक्ट होंगे। ऐसा है? आगे सुने। जब फार्मा सेक्टर का मैं ऑडिट करने जाऊंगा ना, मैंने तो सुना, अच्छा बच्चा क्या करता है, एक सिचुएशन आती है 1.5 पेज की, 1 पेज की, आधे पेज की, तो सिचुएशन में सबसे पहली लाइन लिखी हुई होती है कंपनी इज ऑपरेटिंग इन अ फार्मास्यूटिकल सेक्टर। बच्चा बोलता है पहली लाइन में कुछ भी टक करके आगे निकल जाता है। भाई वो निकल गया ना पढ़ के, उसने बोला भाई ये तो बता रहा है ना कि क्या करती है भाई, उसी में तो गेम छुपी हुई है कि फार्मा सेक्टर में अगर ये कंपनी इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये, प्लीज सुनिएगा, यहां पे गेम अलग है। इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस होगा, रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस होगा। अच्छा अगर मैं एजुकेशन सेक्टर में हूं अभी, कोई रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस, मुझे कोई रेगुलेट ही नहीं करता, सीधी सी बात है। एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है, क्या उसके ऊपर कोई रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस? हाँ बाकी टैक्स वैक्स हो सकता है वो अलग है, पर हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ये रिस्क स्पेसिफिक होता है कि रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। अच्छा रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस से 2 चीजें निकलती हैं, बहुत फोकस होकर सुनना। अच्छा रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस से एक चीज निकलती है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ, वेरी गुड यार, पेनल्टी। पेनल्टी क्यों कह रहे हो? कॉस्ट ऑफ सर्विस क्यों नहीं कह रहे? कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों नहीं कह रहे? भाई जैसा मसला है वैसा उसका लाइन आइटम है, जैसा मसला है वैसा उसका लाइन आइटम है। अच्छा फिर दूसरा, अनडिस्क्लोज कंटिंजेंसीज, वेरी गुड। अनडिस्क्लोज कंटिंजेंसीज, अनडिस्क्लोज कंटिंजेंसी का मतलब यह है कि अगर कोई आप पे केस फाइल होता है तो आपको FAR 2 में भी बताऊंगा और वैसे अभी बता देता हूं कि अगर आपके हारने के चांसेस 50% से ज्यादा नहीं होते, यानी हम कहते हैं पॉसिबल या अनलाइकली, तो वो आपने उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना होता, बेस इसके डिस्क्लोज करना होता है। तो आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ नंबर की है, डिस्क्लोजर्स की भी है। तो आपके 2 रिस्क हो गए। एक हो सकता है कि मैनेजमेंट ने मुझसे पेनल्टी छुपाई हो और उसको रिकॉर्ड, क्यों छुपाएगी वो पेनल्टी, उसको क्या मुसीबत है? एक्सपेंस बच जाएगा और प्रॉफिट, पहली चीज। दूसरी चीज लिटिगेशन होगी और वो केस मुझसे छुपाया होगा जिसका इंपैक्ट शेयर होल्डर को पता होना चाहिए। कल को आप ऑडिट पे लिख दिया आपने, प्लीज सुनना, कल को आपने लिख दिया कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, एक लीगल मामला चल गया, अखबारों में आ गया कि भाई इस पे तो कंपनी पे इतनी ह्यूज पेनल्टी लगी है जो डिस्क्लोज नहीं हुई थी और कंपनी बर्बाद हो गई। शेयर होल्डर बोलेगा भाईजान तुमने ऑडिट क्या किया था? तो तुम बोलोगे यार मैंने तो ऑडिट किया था, मुझे तो बोला। भाई तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि फार्मा इंडस्ट्री है, वहां पे ये रिस्क होता है, दिखाओ अपनी फाइल, तुमने क्या इस पे काम किया हुआ? हमने काम ही नहीं किया हुआ होगा। क्यों नहीं किया हुआ होगा काम? क्योंकि रिस्क ही नहीं आइडेंटिफाई किया। तो पहले बताओ रिस्क पता लग रहा है? स्पेसिफिक टू दी एंटिटी है। तो 2 चीजें होंगी जल्दी से। हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में 2 मसले, एक तो अनरिकॉर्डेड पेनल्टी और दूसरा अनडिस्क्लोज कंटिंजेंसी। पहले बताओ ये बात क्लियर है? अनडिस्क्लोज कंटिंजेंसी, देखो आप पे केस फाइल किया, आपने अपना लॉयर लगा दिया, आपका लॉयर ये कह रहा है कि चांसेस हैं, पॉसिबल है कि आप ये केस हार जाएं, या अनलाइकली है कि आप ये केस हार जाएं। जब ये अल्फाज यूज होते हैं ना अनलाइकली के, तो इसका मतलब ये कि आपने उसको रिकॉर्ड तो नहीं करना, डिस्क्लोज करना है, लिख के बताना है, क्योंकि ये कंटिंजेंट है आपके केस हारने पे, ये कंटिंजेंट है आपके केस हारने पे, तो आपने इसको डिस्क्लोज करना होता है। अगेन बीइंग एन ऑडिटर आपके कितने मसले हो गए? 2। पहला 2 अंग्रेजी में कहें
अनरिकॉर्डेड पेनल्टी और अनडिस्क्लोज कंटिजेंसी। वापस अनरिकॉर्डेड, अनडिस्क्लोज कंटिजेंसी, साथ साथ अनरिकॉर्डेड, अनडिस्क्लोज, दो रिस्क हैं। क्या ये दोनों रिस्क गलत हैं? चलो अब थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये वाली कहानी जो मैंने आपको सुनाई, इसको ऑडिट कैसे करेंगे दिमाग में ये आता है। मैं सबसे पहले ये बोलता हूं, आपकी जो रेगुलेटर है उससे कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हुई है, ज़रा बातें दिखा दें। उससे मतलब बातें दिखा दें, क्या देख के करोगे? मैंने कहा भाई आपने मुझे वादा किया था एंगेजमेंट लेटर में, जिससे मैं चाहूँगा जो चीज़ मांगूंगा आपने देनी है और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। सुनना, उसने बोला भाई ये लो, इस ईमेल पे कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। मैंने सारी ईमेल डाउनलोड की, अपने पासों में देखने लग गया। उसमें वो कह रहा है भाई आपने ये नॉन कंप्लायंस की थी, इस पे ये पेनल्टी, ये नॉन कंप्लायंस की थी, इस पे ये पेनल्टी, ये नॉन कंप्लायंस की थी। अच्छा मैं मैनेजमेंट से पूछ के निकल जाऊँ, वो बोले कुछ भी नहीं है, या वेरीफाई करूँ? तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस देखी और वो मना नहीं कर सकता। तो जैसे ही मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस देखी वो मना नहीं कर सकता, तो मैंने जितनी भी पेनल्टीज थी उसको एफएस में मैच किया। ये रिकॉर्ड हुई हुई है, ये रिकॉर्ड हुई हुई है, ये रिकॉर्ड हुई हुई है। एक पेनल्टी ऐसी दिखी जो वो कह रहा है और रिकॉर्ड नहीं हुई। मैंने कहा भाईजान ये क्या मस्ती है? उसने बोला भाई इस पर मैंने केस फाइल किया हुआ है, पंगा चल रहा है। तो मेरा दूसरा सवाल क्या होगा? नोट्स में दिखाओ भाई कहाँ डिस्क्लोज हुई हुई है। बात समझ आई? तो दिस इज हाउ यू डू ऑडिट। अच्छा फिर आप बोले मजे की बात, सुनना, फिर आप बोले मजे की बात, सर एक होगा तुम में से जागेगा, बोलेगा सर वो ईमेल ही छुपा दे, है या नहीं है? भाई वो बोले ईमेल ही छुपा दे। फिर मैं एक काम ये करूंगा, मैं रेगुलेटर को खत लिखूंगा, बोलूंगा आपने जो जो इनसे कम्युनिकेशन किए प्लीज हमें डायरेक्ट दे दें। यहाँ पकड़ा जाएगा। भाई ऑडिट करने के 10 तरीके, पर अभी मैं ऑडिट करना सिखा नहीं रहा, ऑडिट की दुनिया में उतरना सिखा रहा हूँ। ये तो सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि इंटरेस्ट बना रहे कि जो रिस्क है उसको वेरीफाई कैसे करना है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? आओ, एक और रेगुलेटेड इंडस्ट्री होती है जिसका नाम है बैंक। अच्छा बैंक के मसले सुनो, बैंक के मसले सुनो। हम जब बैंक का ऑडिट करने जाते हैं ना, तो उसमें कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर बैंक में कोई बंदा पैसे निकालने जाए तो कभी वो कहता आउट ऑफ सर्विस है, नहीं कहता? क्या कभी गए नहीं हो एटीएम? गए हो ना, सही है ना भाई? वो कहता आउट ऑफ सर्विस है। आउट ऑफ सर्विस मतलब ये भी एटीएम कभी वो आपका कार्ड ही खींच लेता है, बैठे रहो लग गए, पैसे ही नहीं आ रहे। अब मैं बता रहा हूँ, जब मैं क्वालिफाई हुआ था ना, थोड़ा थोड़ा कमाने लगा था उस वक्त, तो दोस्तों को ट्रीट पे ले गया मैं। अब पैसे नहीं लेके गया था, पर बराबर में एटीएम था। मैं वहाँ पे गया, कार्ड ही खींच लिया उसने। अब दोस्त क्या समझ रहे कि टोपी करा रहा है? अब जाहिर सी बात है, गुर्बत के ज़माने से उन्होंने देखा है, तो वो वही समझ रहे थे कि अभी भी वही चल रहा है। मैंने कहा कार्ड चला गया अंदर, तो बोल रहा तू लाया ही नहीं होगा। मैंने कहा भाई तू मशीन के अंदर हाथ डाल के देख ले, निकलता तो निकाल ले, नहीं है इसमें। फिर अच्छा मजे की बात यह कि पाकिस्तान में अपने कार्ड के लिए ख्वारी भी करो। मैं एक दिन बाद गया, उसने बोला आपका कार्ड तो हमने आपकी ब्रांच भेज दिया है। मैंने कहा आया यहाँ पे तो वहाँ क्यों भेजा है? अच्छा फिर वहाँ गया, बोल रहा फॉर्म भरो। मैंने कहा अच्छा भाई फॉर्म भर लेते हैं। बोले हुआ क्या था? मैंने कहा हुआ क्या था, कार्ड डाला, खींच लिया उसने, अंदर नहीं आ रहा। कितने पैसे निकाल रहे? मैंने कहा भाई मैं तुझे क्यों बताऊं, भाई पैसे मेरे हैं, कार्ड मेरा है, मेरे को 2 कार्ड। पीछे दोस्त खड़े में जलील कर रहे हैं, उनको पैसे देने हैं। घूम रहे सुबह सुबह 7 रुपये पैसे निकाल के दे। हमने कहा ले ले भाई। खैर, तो समझने की बात यह है कि भाई ये चलिए तो वाकया हो गया ना। अब इस वाकये पे नॉन कंप्लायंस, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं तो खुद इस चीज़ का एविडेंट था। तो मैंने जब ऑडिट करने गया ना उसी बैंक का, मैंने कहा बजाऊंगा इनकी, आ जाओ। मुझे पता था कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर जब भी आपका एटीएम आउट ऑफ सर्विस होगा ना, कस्टमर को अगर कोई दुश्वारी पेश हुई, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये चाहता है कि आप बैंकिंग को इनकरेज करें। ये चीज़ें डिस्करेज करती हैं कि बंदा बोलेगा वापस पैसे कभी नहीं डालूंगा कार्ड, वो तो छीन लेता है बार बार, यही है। तो खैर समझने की बात यह है कि जब ये हरकत हुई तो मैंने पहले जाके ना नॉन कंप्लायंसेस की स्टैट्स देखे। मुझे दिन भी पता था, मुझे वक्त भी पता था। अच्छा इनका सिस्टम लगा हुआ होता है एटीएम में जो ये कैप्चर कर रहा होता है, कैप्चर करता है ना कि ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल थी, सक्सेस। मैंने MIS निकाल ली पूरी। मैंने पहले अपना नाम ढूंढा आ रहा था, मैंने कहा ये बंदे का, मैंने कहा शुक्र है। मैंने कहा इसकी पेनल्टी क्या है? बोलता है इस पर कौन सी पेनल्टी? मैंने कहा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कवानीन में लिखा हुआ है कि आपने अगर ये हरकत की है तो आप पे इतने की पेनल्टी है। मैंने कहा बुक करो। मैं किसी और की कराऊँ नहीं कराऊँ, ये तो कर। बात समझ आती है? मतलब अच्छा अब मुझे बताओ तुम्हें ये, अब देखो समझने की बात है, तुम्हें ये रिस्क कैसे पता लगा? जब तुम लोगों ने ऑल टुगेदर उसके ऊपर अप्लाई किए गए कवानीन को समझा। तो क्या आप ये बात मानते हैं आज की क्लास में एक और चीज सीखी
कि आप जब इदारे की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो उसके इन्वायरमेंट के साथ साथ उसके ऊपर अप्लाई किए गए लॉज एंड रेगुलेशन भी समझते हैं। और लॉज एंड रेगुलेशन से आपको मल्टीपल चीजें मिलती हैं कि उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आने, जैसे पेनल्टी का। अब एक और चीज, किसी एटीएम में जाओ और अगर वो आउट ऑफ कैश, आउट ऑफ सर्विस नहीं कह रहा, आउट ऑफ, उस पर भी पेनल्टी है। किसी एटीएम में जाओ उस पर एसी ना हो, उस पर भी पेनल्टी है। किसी एटीएम में जाओ उसमें कैमरा ना हो, उस पर भी पेनल्टी है। तो इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। एक और भी चीज, तो मैं बैंक के कंट्रोल्स बता रहा हूँ क्या होते हैं ना। एक ये भी है कि जब ब्रांच मैनेजर सेफ लगे हुए होते हैं ना, लॉकर होते हैं, तो कैश का लॉकर होता है, तो कंट्रोल एक चाबी ब्रांच मैनेजर के पास होगी, एक चाबी ऑपरेशन मैनेजर के पास होगी। तो ये कंट्रोल है। अगर भाई एक बंदा खराब है तो दूसरा तो सही होगा ना, ये तो दोनों कोलिजन कर लें, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते थे, मैं सुबह सुबह पहुंच जाता था ब्रांच ना। अब जाहिर सी बात है, ऑडिट का इतना शौक अपने ट्रेनिंग के ज़माने में, तो पहुंच गया सुबह। अच्छा, मैंने ये देखा ऑपरेशन मैनेजर के पास दोनों चाबियां दोनों डाल के खोल रहा है। मैंने कहा यार ये कैसे किया तुमने? बोला यार वो आ रहे हैं साहब, आ रहे हैं। वो समझा मेरे को कुछ पता नहीं, नन्ना हूँ मैं। उसने बोला, मैंने कहा ऐसे ही खोलते हैं हमेशा? बोला हाँ ये तो ऐसे ही खुलते हैं, दोनों चाबियां मेरे पास होती है, मैं खोलता हूँ। मैंने वेरी गुड, कब से हो रहा है? तो बोल रहा ये तो 6-7 महीने से मैंने ज्वाइन किया तब से हो रहा है। मैंने वेरी गुड। मैंने कहा तो ये आप एक काम करें, ये पक्की बात है, यही होता है ना? अच्छा, मैंने बच्चे को बोला था वीडियो बना लियो, पीछे से वीडियो बना रहा, रिकॉर्ड हो गया। अच्छा फिर हम, अच्छा ये ब्रांच भी कश्मीर की थी। अब हमने बोला देखें यार, अब आपने ये तो बता दिया है, तो बोल रहा आप ये बताओगे कैसे कि मैंने बताया? मैंने कहा ये वीडियो है इसके पास। तो बोलता है कि यार ऐसा तो नहीं करो यार, मेरी जॉब चली जाएगी। तो मैंने कहा तुमने क्या कहा 6-7 महीने से हो रहा है ना? उसने बोला हाँ हो रहा है। मैंने कहा आप मुझे बताओ यहाँ पे घूमने की जगह कहाँ कहाँ पे? इसने बोला ये रत्ती गली है। मैंने कहा देखो यार मैं ब्राइब तो नहीं ले सकता, बट मुझे रिपोर्ट तो करना होगा। तो रिपोर्ट इस तरीके से करूँगा कि मतलब बच जाएं आप, इन अ सेंस कि मैंने ये बता दिया ऊपर जाके मैनेजमेंट को कि भाई यहाँ पे कंट्रोल्स इनइफेक्टिव हैं। एट सम इंस्टेंसेस वी हैव नोटेड कि एक ही बंदा कर रहा था, वो भी वो इंस्टेंसेस थे जिस पे मैनेजमेंट बता रही है कि उसकी तबीयत खराब थी, तो ऑपरेशंस को कंटिन्यूटी में रखने के लिए ये भी मैंने ड्राफ्ट करके दिया उसको। बोला थैंक यू यार। मैंने कहा जब भी आएंगे ख्याल रखोगे? उसने बोला हाँ। यानी काम भी हो गया और रिपोर्ट भी हो गया। क्या हमने नाजायज़ किया? नहीं। क्योंकि मैंने ये भी देख लिया था कि खैर कोई फ्रॉड वगैरह या पैसे वैसे चोरी ना हुए हों। पर पहले बताओ, हाईली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट के मतलब समझ आते हैं कि हाईली रेगुलेटेड का मतलब है जो भी कवानीन इस पर लग रहे होंगे तो वहाँ से रिस्क अराइज होते होंगे कौन से? नॉन कंप्लाइंस के, या तो पेनल्टी होगी या नॉन डिस्क्लोजर होगा। बात क्लियर है? तो खैर आज हम ऑब्वियसली पास पेपर पे पहुँच नहीं पाए, बट अगली क्लास में हम इंशाल्लाह पास पेपर करेंगे। यहाँ तक रिवाइज करके आना। सही है जी, चलो मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, अभी सेंड कर रहा हूँ चैप्टर। ओके जी, अभी कर रहा हूँ।